Hello everyone, this is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law, and this college is situated in Ghaziabad. Actually, today I will discuss the doctrine of notice and kinds of notice. It is a part of your subject Transfer of Property Act with Easement Act. ये जो आपका क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, ये कंपलसरी जो है आपके पेपर में आता ही आता है, चाहे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या फिर आपका इसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आराम से करिएगा आप ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस को पहले हम समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जनरल मीटिंग भी होती है या वैसे भी कोई मीटिंग हो, तो सबसे पहले आपको नोटिस मिलता है। नोटिस में आपको बताया जाता है कि इतने लोग अटेंड करेंगे, इसका ये एजेंडा है, इस डेट पे और इस दिन पे और इस वेन्यू पे मीटिंग होगी। तो तभी तो आप मीटिंग को अटेंड कर पाते हो जब आपको पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब आपके माइंड में तो विचार आएगा नहीं कि इस दिन मीटिंग है, तो मीटिंग का सबसे पहले आपको नोटिस मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नोटिस क्या चीज़ होती है। नोटिस किसी भी फैक्ट के बारे में अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई नॉलेज देते हैं तो उसी चीज़ को नोटिस कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी एक्ट है आपका, इसमें आपकी सेल परचेज भी होती है, इसमें आप मॉर्गेज भी करते हो प्रॉपर्टी को, इसमें ईजमेंट भी होती है, इसमें आप लीज भी देते हो। तो जो कंसर्न पार्टी है, जैसे मॉर्गेजर मॉर्गेजी हो गया या लीजर लीजी हो गया या फिर आपका सेलर और परचेसर हो गया, अगर हम उन्हें किसी फैक्ट की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देते हैं या उन्हें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम मानते हैं कि कंसर्न पार्टी को इस चीज़ का नोटिस है। तो इसी को माना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। तो नोटिस क्लियर हो गया। नोटिस का मतलब है कि कंसर्न पार्टी को किसी ट्रांजेक्शन में अगर किसी फैक्ट की नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है तो ही इज सेड टू हैव अ नोटिस ऑफ दैट फैक्ट। ये चीज़ क्लियर हो गई, नोटिस किसे कहते हैं। अब ये जो नोटिस होता है ये एक्चुअली 3 तरह का होता है। पहला आपका एक्चुअल नोटिस, दूसरा आपका होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और थर्ड आपका होता है नोटिस टू एजेंट। तो ये कितने टाइप के हो गए आपकी? 3 टाइप के, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड नोटिस टू एजेंट। देखिए, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक्चुअल नोटिस का मतलब है अगर एक्चुअली कोई पर्सन, कंसर्न पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन देता है ओरली या फिर आपको देता है रिटन में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि आपको नोटिस नहीं मिला है किसी से भी क्लियर वर्ड्स में, लेकिन सर्कमस्टांसेस कहती हैं कि आपको उस फैक्ट की नॉलेज है, तो वो कहलाता है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लास्ट आता है आपका नोटिस टू एजेंट। देखिए, नोटिस टू एजेंट में क्या होता है, जो एजेंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो जो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता है। तो अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई नोटिस दिया है, तो ये माना जाता है कि ये जो नोटिस है ये प्रिंसिपल को भी मिल गया है, क्योंकि नोटिस टू एजेंट एक तरीके से नोटिस टू प्रिंसिपल ही होता है। तो ये थे आपके काइंड ऑफ नोटिस। अब हम जो है 1 बाय 1 करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में पूछा जाता है कि एक्चुअल नोटिस के बारे में बताइए या कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एक्चुअल नोटिस। देखिए, एक्चुअल नोटिस क्या होता है कि एक्चुअल का मीनिंग क्या है, जो एक्चुअली में आपको कोई नोटिस मिला है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार सोच के मुझे बताइए। आप लोग बिल्कुल ठीक सोचा है। एक्चुअल का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने, जो कंसर्न पर्सन है ट्रांजैक्शन का, उसने आपको वर्बली या रिटन में क्लियर वर्ड्स में कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो जिसे आपने ये इंफॉर्मेशन दी है वो बाइंड होगा उस नोटिस से। मीन्स कोर्ट ये मानेगा कि जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन दी गई थी उस पर्सन को हर फैक्ट के बारे में नॉलेज है। अब वो ये नहीं बोल सकता कोर्ट में जाके कि मैं ये चीज़ जानता ही नहीं था। तो वो एक्चुअल नोटिस जो है, जिसको नोटिस मिला है, उस पर ये बाइंडिंग होगा।
तो अब ये बाइंडिंग होने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हमने इंफॉर्मेशन या नॉलेज एज ए नोटिस दी है दूसरे को, वो डेफिनेट होनी चाहिए। डेफिनेट का मतलब है एक तो क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, सीरियसली कन्वे होनी चाहिए, उसमें वेगनेस नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं और आप सिंपल कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करते हुए मैं आपसे बोल देती हूँ भाई आप ये मेरी प्रॉपर्टी जो है खरीद लेना, और इस पे बस जो है मैंने मॉर्गेज लिया हुआ है, तो ये तो सिंपल कन्वर्सेशन है। बंदा को पता नहीं कि अभी आप उसे बेचेंगे भी या नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो बोलते हुए ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैं फ्यूचर में इसे बेच सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करी वो एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, तो माना जाएगा कि आपको एक्चुअल नोटिस नहीं है। तो यही आपको जो है इस फेमस केस जो लॉयड वर्सेस बैंक का हुआ था उसमें एक्सप्लेन किया गया था। उसमें बताया गया था कि एक्चुअल नोटिस को बाइंडिंग होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो एज ए र्यूमर ना दे, वो एज ए हियरसे ना दे, बल्कि क्लियर वर्ड्स में उसने सीरियसली दूसरे पर्सन को दिया है, और दूसरे पर्सन ने जैसे कि एक नॉर्मल मैन किसी इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लेता है वैसे ही उसने वो इन्फॉर्मेशन ली होनी चाहिए। तो मतलब जो रिसीवर ऑफ नोटिस है उसके लिए वो नॉलेज जो है डेफिनेट होनी चाहिए, तभी वो जो है उस पर बाइंडिंग होगी। सेकंड है कि जो पार्टीज हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, सिर्फ उन्हीं को नॉलेज मिलती है तभी माना जाएगा कि ये एक्चुअल नोटिस है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी जो है सेलर और परचेसर हैं किसी प्रॉपर्टी के। अब ए ने कोई इंफॉर्मेशन दी और बी ने भी कोई नहीं दी। अब कोई इंफॉर्मेशन बी के बेटे को मिल जाती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन बी के पास है, तो बी जो है उस नोटिस के लिए बाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड पार्टी के बीच में होनी चाहिए, किसी रिलेटिव या किसी एजेंट के बीच में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका द नॉलेज मस्ट बी अबाउट ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन। देखिए, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो जो इंफॉर्मेशन है वो उस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टी है, मैंने एक प्रॉपर्टी बी को बेची तो मैंने उस ट्रांजेक्शन की तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी बी की, और अपनी किसी और प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन जो है मैं बी को दे रहा हूँ, तो माना जाएगा कि ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि नॉलेज वही बाइंडिंग होती है कि जिस क्वेश्चन के ऊपर, जिस ट्रांजेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट अराइज हुआ है, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नॉलेज जो है रिसीवर के पास होनी चाहिए। तो एक्चुअल नोटिस आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल नोटिस का मतलब है अगर आप पे क्लियर वर्ड्स में ओरली और रिटन कोई इंफॉर्मेशन आती है तो माना जाएगा कि आप पे उस चीज़ का एक्चुअल नोटिस है और वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, तो वो आप पे बाइंडिंग है। और बाइंडिंग के लिए ये 3 कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज डेफिनेट होनी चाहिए, नॉलेज इंटरेस्टेड पर्सन के बीच में होनी चाहिए, और नॉलेज उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए जिस ट्रांजेक्शन के बारे में कोई भी डाउट है। तो ये था आपका एक्चुअल नोटिस। अब नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव, या जिसे हम बोल देते हैं इम्प्लाइड नोटिस। देखिए, इसमें क्या होता है कि ए और बी दोनों पार्टी हैं। अब ए ने बी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि हम ये समझ लेते हैं, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि बी को इंफॉर्मेशन है। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि बी ने कोई एक्चुअली में इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव की है, लेकिन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम ये मानते हैं कि बी को इंफॉर्मेशन है, तो इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड नोटिस। इम्प्लाइड का मतलब भी यही होता है कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसको नोटिस है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस के लिए जो है आपकी जो है 3 सर्कमस्टांसेस होनी जरूरी है, तभी माना जाता है कि आपको कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड नोटिस है। सबसे पहला क्या है आपका विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च ऑफ ए फैक्ट। इट मीन्स कि अगर आपको किसी फैक्ट की इंक्वायरी करनी चाहिए थी और आप जानबूझकर उस फैक्ट की इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसी है,
आपको कि इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन आप फिर भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, तो माना जाएगा कि फिर आप इसकी प्ली नहीं ले सकते कि मेरे पे नोटिस नहीं है, क्योंकि कोर्ट मानेगी कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। इसमें बहुत फेमस केस हुआ था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे वर्सेस सुलेमान का। तो कौन सा केस था आपका ये? बैंक ऑफ बॉम्बे वर्सेस सुलेमान। इसमें क्या था, एक पर्सन था, उसकी पहली वाइफ से 2 बेटे थे। अब उसने अपनी एक विल बनाई और अपने घर को और अपने लैंड को बेटे को दे दिया, और उन्हीं को विल का एक्सिक्यूटर भी अपॉइंट कर दिया। और उसने 30,000 रुपये जो थे अपनी जो दूसरी वाइफ का बेटा था उसको दिए, और उन्होंने कहा कि ये जो 30,000 है आपको जो मैंने अपनी पहली वाइफ के बेटे को दिया है उस पर ये चार्ज है, पहले प्रॉपर्टी से 30,000 आपके पास चाहिए। अब जो पहली वाइफ के बेटे थे उन्होंने उसके जो कागजात थे हाउस के और लैंड के वो बैंक में रखकर बैंक से उधार ले लिया। अब उन्होंने उस उधार मनी को रीपे नहीं किया, तो बैंक ने जो है उसको सेल करके अपना जो डेट दिया था उसको चुकाना चाहा। लेकिन फिर उनको पता चला कि ये तो जो है अभी चार्ज 30,000 तो उन्हें जो सेकंड वाइफ का बेटा है उसे भी देने पड़ेंगे, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। तो अब ये कोर्ट केस में चला गया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब आप पे टाइटल डीड रखी गई थी और आपको पता था कि ये विल के थ्रू टाइटल डीड आई है, तो अगर बैंक थोड़ी सी भी इंक्वायरी करता तो उसे पता चल जाता, वो विल को पढ़ता तो उसे पता चल जाता कि 30,000 रुपये का इन प्रॉपर्टी पे चार्ज है। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, लेकिन फिर भी बैंक ने जानबूझकर कोई इंक्वायरी नहीं की। तो इसका मतलब बैंक इसमें फॉल्ट है, और बैंक को माना जाएगा कि उन्हें ये नोटिस था कि 30,000 का उस पर चार्ज है, तो पहले ये 30,000 सेकेंड वाइफ के बेटे को देने पड़ेंगे, फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है तो वो अपने डेट को चुकाने में यूज कर सकते हैं। तो ये केस लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस। देखिए, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस करते हैं, मतलब आपको सर्कमस्टांसेस ये कह रही हैं कि आप जो है अच्छे से जो है किसी भी चीज़ को जो है तहकीकात करिए, लेकिन आप जो है इतनी केयरलेसली वर्क करें कि आप उसको जो है करते ही नहीं है तहकीकात, तो माना जाएगा कि आप इसकी प्ली नहीं ले सकते कि हमारे पे नोटिस नहीं था, क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि आपके पास इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन नोटिस था। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस युवराज के बीच में। तो कौन सा केस था ये? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस युवराज का। इस केस में एक परचेसर था, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी सेलर से। सेलर ने कहा कि इस बैंक के जो टाइटल डीड्स के पेपर हैं मैंने बैंक के पास रखवा रखे हैं ताकि वो सेफ कस्टडी में रहे, और मेरे पास तो चोरी भी हो सकते हैं। अब उसने बिना कोई इंक्वायरी करे वो प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि वो प्रॉपर्टी जो थी उसने जो टाइटल डीड थी वो इसलिए रखी हुई थी क्योंकि उसने बैंक को वो मॉर्गेज किया था और कुछ उधार लिया था सेलर ने। अब उसने ये फैक्ट तो बताया नहीं, लेकिन परचेसर की यहाँ गलती थी। आप नॉर्मली देखिए, आप कोई अपनी टाइटल डीड्स क्या वैसी सेफ कस्टडी के लिए रखते हैं बैंक के पास। अब जब आप कोई उधार लेते हो तभी कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में रखते हो, तो यहाँ पे परचेसर को जो है इंक्वायरी बैंक से करनी चाहिए थी कि कहीं उस पर कोई चार्ज या जो है कोई मॉर्गेज तो नहीं है, लेकिन परचेसर ने बिल्कुल इंक्वायरी नहीं करी, जबकि उसे पता था कि टाइटल डीड सेलर पे न होके बैंक पे रखी हुई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है ऑन द पार्ट ऑफ परचेसर। अब परचेसर ये नहीं मना कर सकता कि उसे ये नहीं मालूम था कि बैंक ने इस प्रॉपर्टी पे उधार दे रखा है, तो उसके लिए परचेसर ही लायबल होगा, क्योंकि माना गया कि उसको इस चीज़ का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, उसे इस चीज़ का इम्प्लाइड नोटिस है। क्लियर हो गए आपके दोनों पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका रजिस्ट्रेशन एज नोटिस। देखिए, बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि वो रजिस्टर्ड होती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देखिए ना, जब भी आप कोई घर खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो आपको पहले तहसील में जाके उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है, बिना रजिस्ट्री किए उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होती है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो माना जाता है कि जो कंसर्न पार्टी है, जनरली कंसर्न पार्टी सेलर और परचेसर ही होगी, तो रजिस्ट्री में जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं वो फैक्ट दोनों ही पार्टी जानती हैं। वो ये प्ली नहीं ले सकती कि हमें इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था।
तो लेकिन रजिस्ट्रेशन एज ए नोटिस तभी माना जाता है जबकि ये बातें पूरी होती हैं। एक तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होना चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शनल होना चाहिए, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड हो गया हो और रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई हो। अगर ये 3 चीज़ें पूरी हैं तो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी फैक्ट है माना जाएगा कि वो कंसर्न पार्टी को उन फैक्ट की नॉलेज है, और वो ये नहीं कह सकते कि हमें ये चीज़ तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। दोनों पार्टी को माना जाएगा कि उन्हें इस चीज़ की कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड नोटिस था। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्चुअल नोटिस किसे कहते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसे कहते हैं, आपसे सिर्फ सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस क्या है और कितने टाइप के नोटिस होते हैं। तो मैंने आपको केस लॉ की सहायता से काफ़ी इजी लैंग्वेज में बता दिया। आई डू होप इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।